जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग 360। मैं हूं अंजलि और आज हम इस वीडियो में BGDG 172 के यूनिट 8 को कवर करेंगे, जिसका नाम है जेंडर इश्यूज इन वर्क एंड लेबर मार्केट। इससे पहले हम चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, पर कुछ टेक्निकल एरर के कारण हमारा वीडियो बीच में से कट हो गया था, तो उसको हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम देख चुके थे कि किस किस काम को हम वुमेन के वर्क में कंसिडर करते हैं, कि वुमेन के काम को हम प्रोडक्टिव रोल में कंसिडर ही नहीं करते हैं, बस बोलते हैं कि वुमेन का काम बस रिप्रोडक्टिव रोल के लिए हुआ है। जबकि एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर में जो सबसे बड़ा प्रोडक्टिव रोल, मतलब इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करती हैं वुमेन। पिछले वाले वीडियो में भी डाटा इससे हम समझाए हुए थे कि एग्रीकल्चर में, रूरल एरिया में एग्रीकल्चर में वुमेन का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो किस तरह से हम कह सकते हैं कि वुमेन का कोई रोल ही नहीं है प्रोडक्टिव काम में, बस रिप्रोडक्टिव काम में ही उनका काम, बस उनका काम बच्चे को जन्म देना ही है, बच्चे का नर्चरिंग केयरिंग ही है। जबकि वो दोनों काम करती हैं, इवन मैन से ज़्यादा काम करती है, फिर भी उनके काम को हम तवज्जो नहीं देते हैं, अंडर वैल्यू रखे हैं, अंडर इनमरेट करके रखे हैं कि उनको वैल्यू भी देते कम, और उनको मतलब एक तो आप किसी को पैसा नहीं दे रहे हैं, प्लस उसको वैल्यू भी नहीं दे रहे हैं कि हाँ चलिए आपको हम रुपया नहीं दिए, पर हाँ आप मेरा बहुत हेल्प किए, आप बहुत आपका कंट्रीब्यूशन रहा इस काम में, तो कंट्रीब्यूट भी नहीं करते, मतलब ध्यान भी नहीं देते हैं। इस जैसे कि आप सुबह उठते हैं, तो सुबह उठ के आप क्या करते हैं, आप सुबह बोलेंगे कि हम सुबह उठ के बहुत सारा काम किए, तो आप काम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? आप घर में उठेंगे तो आप बोलेंगे कि हम घर साफ़ किए हैं, घर झाड़ू लगाए हैं, पोछा लगाए हैं, बर्तन धोए हैं, या फिर सामान लाए हैं, सब्जी लाए हैं, बहुत सारा काम, दूध लेके आए हैं, न्यूज़पेपर लेके आए हैं, तब आप बोलेंगे कि हाँ ये सब काम है। पर आप ये नहीं बोलेंगे ना कि सुबह उठ के हम प्रणाम किए हैं, धरती छुए हैं, प्रणाम किए, उसके बाद ब्रश किए हैं, फिर वॉशरूम गए हैं, फिर नहाए हैं, साबुन लगाए हैं, तो ये सब काम आपका काम, ये सब तो आपका काम है। इस काम को वैल्यू नहीं दिया जाता कि हाँ ये काम नहीं है, क्योंकि आपका काम है। वैसे ही विमेन के काम को कंट्रीब्यूट हम ध्यान नहीं देते, इनविजिबल मानते, क्योंकि ये तो उनका काम है, उनके दैनिक कार्य जैसा। ठीक है, तो वीमेन के काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, इनविजिबल मान के रखा जाता है, और उनको रिकॉग्नाइज नहीं करने के कारण मेल मेंबर भी उनके काम को वैल्यू नहीं देते हैं। और इसका एग्जांपल आप देखेंगे, छोटा बच्चा है, मतलब मेरे को खुद ही बता रहा था कि मैम, मतलब पढ़ने आता है, ट्यूशन में बोलता है कि मैम मैम हमें ना जब भी पापा आते हैं ना, तो पापा से हम पूछते हैं चाय के लिए या पानी के लिए, कि पापा को पानी दे के आती है, क्योंकि हमारी मैम सिखाई हैं कि पापा जब भी आए ऑफिस से तो उनको पानी देना चाहिए। तो आप सोचिए कि बच्चे के दिमाग में बैठा है कि हाँ, पर मम्मी से नहीं पूछता, वो बच्चा कि हाँ, जबकि पापा आपकी सुबह गए और दो शाम तक आपके घर आ गए, पर मम्मी का वर्किंग आवर क्या रहता है, सुबह से लेके उनको फ्री टाइम नहीं, कि अब कोई ऐसा समय नहीं होता ना कि मम्मी को आप जाके काम बोले और मम्मी बोलेगी नहीं ये तो मेरा वर्किंग आवर नहीं, अब इस टाइम में हम कोई काम नहीं करेंगे। वो उस टाइम में भी काम करने को करना ही पड़ता है। आप जब खाना मांगिएगा, माँ उठ के खाना देंगी, तो उनका तो 24/7 उनका वर्किंग आवर रहता है, पर उनसे बच्चा नहीं पूछ रहा। मतलब उनकी टीचर जो सिखाई थी उनको, मतलब वो लैग कर गई मम्मी से बोलना कि हाँ मम्मी से भी पूछ लिया कीजिएगा कि मम्मी आप थक गई हैं तो मम्मी आप चाय ले लीजिए या फिर पानी ले लीजिए। समझे? तो हम कहीं कहीं पे हम लोग का सोशलाइजेशन भी विमेन और मैन को ना इन्फीरियर या सुपीरियर बना के रखा हुआ है। तो कुछ कुछ छोटा छोटा चीज़ हम यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं। मेरा नज़र जाता ही है, क्योंकि हम ये बुक पढ़े हैं, तो आप जब बुक कंप्लीट कर लेंगे तो आपका भी ध्यान जाएगा। उसके बाद हमारा कंसेप्ट आता है डिसेंट वर्क। डिसेंट वर्क क्या होता है? डिसेंट वर्क इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक कंसेप्ट को लाया गया था, डिसेंट वर्क। आईएलओ जब लिखिएगा तो उसके बगल में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी लिख दीजिएगा। ठीक है, उनके द्वारा लाया गया था। ये मेल मेंबर और फीमेल मेंबर दोनों के लिए लेकर आया गया था। किस लिए? कि हमारे समाज में इक्वालिटी आए, सिक्योरिटी आए। सिक्योरिटी कब आता है? आप सिक्योर कब फील करते हैं? आपके पास रुपया होगा तभी तो आप सिक्योर फील करेंगे ना। फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको होगा, आप घर ले सकते हैं, आप अपने लिए सेफ ले सकते हैं। आपके पास पैसा नहीं होता, आप क्या करेंगे? आपका खाने का कोई ठीक नहीं रहेगा, आप कहाँ रह रहे ठीक नहीं रहेगा। तो सिक्योरिटी आपको पैसे से आएगा, और पैसा कहाँ से आएगा? काम से आएगा। तो सरकार अगर हम लोग को दे रखी है हमारे फंडामेंटल राइट्स में कि आपको जीने का अधिकार है, तो डिग्निटी के साथ, तो आप डिग्निटी के साथ कैसे जिएंगे जब तक आप उनको काम नहीं देंगे? भीख मांग के तो पैसा नहीं लेंगे ना, कि वो मेंडिकेसी का तो काम नहीं करते कि हाँ भाई मेरे को रुपया दे दीजिए। आप उनको काम दीजिए, काम के बदले रुपया दीजिए, तब तो डिग्निटी से लाइफ जी पाएंगे। तो सरकार काम देती है। तो सर यहाँ पे आता है डिसेंट वर्क फॉर ऑल का कंसेप्ट, कि एक इंसान का राइट है कि वो काम, उसको काम करने का अधिकार है, और ये मैन और वुमेन दोनों के लिए है। इसमें क्या आता है? डिसेंट वर्क 4 पिलर पे काम करता है। आपको वो रोजगार देगा, और एंटरप्राइज मतलब अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि काम करने का अधिकार, जो पहले भी हम बताए थे। और सोशल प्रोटेक्शन मतलब समाज में आपको प्रोटेक्शन दिया जाए। समाज में प्रोटेक्शन का क्या है कि आप जब बोलते हैं ना समाज में सुरक्षित सबसे ज़्यादा कौन है, आप एक को सोच के देखिए,
एक अमीर इंसान देखिएगा, उस बहुत अमीर इंसान के देखिएगा गार्ड वार्ड लगा रहता है बाहर, है ना। और एक नॉर्मल जो थोड़ा सा क्लास में छोटे हैं, क्या उनके घर के बाहर गार्ड लगा रहता है? आजकल गार्ड नहीं तो थोड़ा सा ऊपर चले जाएगा तो सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं अपने घर के पास। क्यों लगा देते हैं? प्रोटेक्शन के लिए। पर क्या एक जो गरीब है वो लगाता है क्या? नहीं लगाता। समाज में उसको उस तरह का प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता है। तो सोशल प्रोटेक्शन भी आप दे सकते हैं। काम के द्वारा जब आप उसको काम देंगे तो कमाएगा, अर्न करेगा तो उसको सोशल प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। तो ये सारा एक बेसिस है। और चौथा जो है डायलॉग। डायलॉग क्या होता है? देखिए, एक मोनोलॉग होता है और एक डायलॉग होता है। मोनो मतलब सिंगल, लॉग मतलब बोलना, और डाई मतलब दो, और लॉग मतलब बोलना। तो जब आप डबल मतलब जब आप कहीं काम कर रहे हैं ना, तो आपका भी बात सुना जा रहा है ऊपर से। मतलब ऐसा नहीं है कि हम ऐसे मान लीजिए एक कंपनी में काम करते हैं और हम आपसे बस हम जो बोल रहे हैं आपको वही करना पड़ रहा है। ऐसा वर्क कल्चर नहीं होता है। आपका जो बात है, आपका जो ग्रीवांसेस आप मेरे को बताइए, एज अ हेड हम सुनेंगे, और मेरा जो बात है वो हम आपको बताएंगे। आप भी उनको उस चीज़ को मानिएगा। तो डायलॉग होना चाहिए, मतलब दोनों तरफ से बात होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। और ये जो चारों पिलर हैं, ये चारों पिलर मेंशन कीजिएगा आप एग्जाम में। देखिए, आप बुक जब पढ़िएगा ना, तो आपको बुक में हर चीज़ को बार बार नहीं पढ़ना है, क्योंकि छोटा छोटा चीज़ को आपको बार बार रिपीटेशन मिलेगा। लैंग्वेज को घुमा घुमा के एग्जाम्पल के साथ केस स्टडीज़ डाल दीजिएगा। कुछ केस स्टडीज हम लोग डिस्कस करते हैं। कुछ कीवर्ड्स है उसको याद रखिए, क्योंकि आपको एग्जाम में ना सारा लाइन याद नहीं आएगा। हम बार बार कह रहे हैं, आपको कुछ कीवर्ड्स याद रहेगा। उस कीवर्ड्स के बेसिस पे ही आप आंसर फ्रेम करके लिख पाएंगे। ठीक है, अगर आप बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो हम हालांकि तो बहुत सारे वीडियोस बनाना है, कैसे होगा हमको नहीं पता, खुद टेंशन हो रहा है। पर अगर होगा तो हम, अभी तो खैर एग्जाम आपका कंटिन्यू कुछ दिन चलेगा, तो हम आंसर राइटिंग का भी जो फॉर्मेट है एक बार हम बता देंगे कि आंसर राइटिंग किस तरह से लिखना है कि थोड़ा आपके मार्क्स को इन्हेंस किया जा सके। उसके बाद हमारा आता है कि हाँ, पिलर्स, ये डिसेंट वर्क 4 पिलर्स पे काम करता है। ये समाज में क्या लेके आता है? सस्टेनेबिलिटी लेके आता है, और इक्विटेबल मतलब समाज में इक्वालिटी लेके आता है। अगर मेल मेंबर के लिए भी और फीमेल मेंबर के लिए, दोनों के लिए है। जैसे समाज में डिसबैलेंस ना हो, सस्टेन करके रह सके, मतलब लॉन्ग लास्टिंग रह सके। और जो भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप मतलब वो होते हैं जिनको लेस इंपॉर्टेंट समझा जाता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना, इन्फीरियर कंसिडर करना, मतलब मार्जिन लाइन पे है, मतलब आप उसको अंदर नहीं रखे हैं। मतलब आपका घर है, आपके घर में आप उसको फैमिली मेम्बर नहीं मान रहे हैं, आपको क्या, वो कहाँ पे है? वो एकदम मार्जिन पे है, बॉर्डर पे है। और उस पर अब मतलब वो बॉर्डर पे कुछ लोग खड़े हैं, क्या आप बोलेंगे कि वो हमारे फैमिली मेम्बर पे है? नहीं। अब वो ना बाहर ढंग से है ना अंदर ढंग से है, तो एकदम मार्जिनलाइज्ड है, मार्जिन पे है वो। तो जिसको लेस इंपॉर्टेंट, आप उसको इन्फीरियर मानते हैं, ज़्यादा उसको प्रायोरिटी नहीं देते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। तो इससे ये जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से डिसेंट वर्क फॉर ऑल के कंसेप्ट से हम जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है उनको भी हेल्प मिलता है। और जो सबसे बड़ा मार्जिनलाइज्ड ग्रुप कौन होती हैं? विमेन होती हैं। और वो विमेन जो दलित होती हैं, और वो दलित विमेन जो गरीब भी होती हैं, वो गरीब विमेन जो पढ़ी लिखी भी नहीं होती। इससे ज़्यादा पिछड़ा कोई इंसान हो ही नहीं सकता, इससे ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड, मतलब वो तो जेंडर से भी गया, जेंडर से भी वो इन्फीरियर है क्योंकि वो फीमेल है। और इससे भी ज़्यादा, सॉरी एक कंसेप्ट और भूल गए, मतलब अगर आप ये डालिएगा तो ये बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड ग्रुप अगर है, मार्जिनलाइजेशन का जब आता है कंसेप्ट, मतलब पहले जो चैप्टर, देखिए हम अगर नहीं वीडियो बना पाए तो बीच में बता दे रहे हैं कि कोई अगर क्वेश्चन रहेगा ना, तो क्वेश्चन को पहले इंट्रोड्यूस कीजिएगा, इंट्रोडक्शन दीजिएगा। अगर मार्जिनलाइजेशन वाला कोई वर्ड है तो पहले मार्जिनलाइज किसको बोलते हैं ये बताइएगा, उसके बाद फिर थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल, उसके बाद लास्ट में आप स्टार्ट कीजिएगा, तो थोड़ा डेफिनेशन दीजिएगा। जब मार्जिनलाइज्ड ग्रुप का बात आता है ना, तो सबसे जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, जो सबसे वनरेबल है बोल सकते हैं, विमेन और पुअर और दलित, और उसके साथ लास्ट बोलते हैं कि डिसेबल। अगर वो डिसेबल है, मतलब डिसेबल बोल सकते हैं कि फिजिकली चैलेंज है, स्पेशल नीड है, उनको देना पड़ेगा, तो वो सबसे ही वल्नरेबल है। मतलब उससे ज़्यादा दयनीय दशा किसी इंसान का हो ही नहीं सकता। वो हर जगह से गया, मतलब फिजिकली भी गया, जेंडर से भी गया, क्लास से भी गया, पैसा से भी गया, हर जगह से गया, हर जगह से उनको टॉर्चर मिलेगा। तो ये है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप का कंसेप्ट। ठीक है, तो ये आप मेंशन कर दीजिएगा एग्जाम में। ये पर विमेन को जब आप काम देते हैं ना, यहाँ पे ये जो इंटरनेशनल लेबर हम बार बार गड़बड़ कर रहे हैं, लेवल बोल दे रहे हैं, लेबर ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट वर्क फॉर ऑल जो है कंसेप्ट, विमेन को काम तो देती हैं, पर विमेन को काम देती है इसका मतलब ये नहीं होता ना कि किसी विमेन को काम मिल गया तो उसको घर का काम से मुक्ति मिल गया। घर का काम भी उन पर करना ही है, और यहीं से स्टार्ट होता है डबल बर्डन। बट ये डबल बर्डन का जो कंसेप्ट है ना, विमेन के इस डबल बर्डन के काम को कहीं डाटा इंट्रोड्यूस नहीं करता, ना डाटा कलेक्ट करता है कि हाँ विमेन का वर्किंग आवर ज़्यादा है। मतलब एक इंसान, एक मेल मेंबर अगर 8 घंटा काम करके ड्यूटी से आते हैं, तो वो उसके बाद वो फिर घर पे
काम नहीं करते हैं, नॉर्मल रहते हैं, पर एक वुमेन 8 घंटा काम करके आती है तो फिर उनका काम 8 घंटा में ख़त्म नहीं होता, फिर उनको घर पे खाना बनाना पड़ता है, नाश्ता बनाना पड़ता है, बच्चे को संभालना पड़ता है, ये सब कुछ करना पड़ता है। और ये वर्किंग आवर्स ना कहीं इंक्लूड नहीं किया जाता, इस यही कंसेप्ट आता है डबल बर्डन, और यहीं पर डाटा कलेक्ट करने में लैग कर जाता है हमारा सर्वे का रिपोर्ट। और इसी को उजागर कौन करते हैं? फेमिनिस्ट लोग। जो फेमिनिस्ट होती हैं या होते हैं वो बताते हैं कि यहाँ पे हमारा लूप होल्स है, मतलब डाटा को कलेक्ट करने में। उसके बाद हमारा कंसेप्ट आता है ग्लोबलाइजेशन एंड वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट के बारे में। देखिए ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन, जब आप कोई प्रोडक्ट को बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट को आप बेच रहे हैं, उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए जब आप ग्लोबलाइज होते हैं, मतलब आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री, इंटरनेशनल बाउंड्री के बाहर अगर उस चीज़ को बेचते हैं, बाहर जाते हैं, आपका प्रॉफिट बढ़ता है बाहर जाने के कारण, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो ये जब ग्लोबलाइजेशन हुआ ना, प्रोडक्ट मतलब ट्रांस बाउंड्री में शेयर होने लगा, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब होने लगा, तब वुमेन का एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा। और वुमेन का एम्प्लॉयमेंट जो बढ़ा तो वुमेन का मतलब हम जॉब तो लिए वुमेन को मतलब ये एक अपॉर्चुनिटी तो था, पर एक अपॉर्चुनिटी इसका एक लूप होल्स रह गया कि वुमेन को ना हम हमेशा मतलब लोग जो उनको एम्प्लॉयड की तरह लिए, पर उनको ना जॉब में लो पेड रखे, मतलब उनको सैलरी ज़्यादा नहीं दिए। बहुत ऐसा कंपनी है कि जैसे राखी में भी आप पता नहीं उनको पता है, एक राखी पर ना, राखी में भी कुछ लेडीज़ लोग को ना राखी देते हैं, कुछ फैक्ट्री से राखी बनता है तो घर घर जाके घर बांट देते हैं। कुछ लोग होते मेन ओनर होते हैं जहाँ से वो राखी उठाती है और राखी घर में बनाती हैं। उस राखी का उनको इतना कम मिलता है ना, आप समझ सकते हैं कि एक राखी पर उनको ना कुछ पैसा मिलता होगा, मतलब हम 1 रुपया भी नहीं कंसिडर कर सकते कि किधर 100 बनाती है तो 40 रुपया करके मिलता है, बहुत कम मिलता है। हमको ठीक से याद नहीं, मतलब बहुत लोएस्ट पेड जॉब में रखे हैं। मतलब आप बोल सकते हैं कि किन्हीं को भूख लगा है और अब भूख में उनको क्या दे रहे हैं? 1 चम्मच दाल, ठीक है। अब बोले हम दिए, तो ऐसा तो नहीं हम कुछ नहीं दिए उनको, पर क्या उनके आपके 1 चम्मच दाल से उनका पेट भर गया? उनको ज़रूरत था एक मतलब एक खाने का, मतलब पूरी प्लेट भर में जो खाने का, चावल दाल रोटी सब्जी खाने का ज़रूरत था, पर आप दिए क्या उनको? उफ़, पर आप उनको दिए क्या? 1 चम्मच दाल, ठीक है। तो ये लो पेड जॉब ना इसी की तरह होता है, स्पून की तरह। तो और ये जो आप एक तो काम दे दिए, ठीक है, काम दिए, ठीक है, और उसको कम जॉब भी कम रखे। उसके बाद ये जो पुअर ट्राइबल वुमेन है ना, पुअर मतलब एक वुमेन तो है ही, वुमेन पे डबल बर्डन आता ही है। और ये ग्लोबलाइजेशन जब कमर्शलाइजेशन होता है ना सामान का, जैसे आप फॉरेस्ट एक्ट पे जाएंगे तो जब कॉलोनियल पीरियड चल रहा था भारत में, जब भारत से ब्रिटिशर्स लोग आए थे, तो वो ट्राइबल मूवमेंट्स क्यों हुआ था? पीजन मूवमेंट था, अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे तो पता होगा कि ट्राइबल मूवमेंट्स हुआ था। मतलब लोग तो आंदोलन कर ही रहे थे, जो आदिवासी लोग थे उन लोग भी आंदोलन कर रहे थे। तो उन लोग आंदोलन क्यों कर रहे थे? आदिवासी को क्या दिक्कत आया था? क्योंकि जो कानून जो बन रहा था ना, फॉरेस्ट में भी घुस गए थे, मतलब रेलवे का पटरी बिछा रहे थे, और फिर कुछ फॉरेस्ट बहुत अच्छा पेड़ वगैरह था जो बहुत कमर्शियली बहुत अच्छा था, तो उस पर बोले थे कि आप इस चीज़ को नहीं काट सकते हैं, आप इस पर अब ये हम लोग काटेंगे, अब इसका कमर्शलाइजेशन आप इसको खरीद बिक्री नहीं कर सकते। तो पहले जो ट्राइबल लोग का घर हुआ करता था फॉरेस्ट, उसमें जाते थे, लकड़ी काट के आते थे, खाते थे, वो बाहर की दुनिया से काफ़ी अलग रहते थे। उनको बाहर ज़्यादा नहीं जाना, वो उसी में से अपना इलाज भी उसी में से कर लेते थे, खा भी उसी में से लेते थे, सब कुछ अपना ट्राइबल एरिया में अपने जंगल में सब कुछ कर लेते थे आदिवासी लोग। पर आप उनका जगह रोक दिए, आप उनको एक जगह से रिस्ट्रिक्ट कर दिए कि आपको जाना नहीं पड़ेगा। और इसी कारण पता एक डाटा भी बताता है, डाटा में इंक्लूड नहीं किया, मेरे को रैंडमली याद आ गया कि एक्सीडेंट जो होता है ना रोड पे, सबसे ज़्यादा अगर देखा गया है रोड पे एक्सीडेंट ना ट्राइबल्स लोग का हुआ है, क्योंकि उन लोग ना नहीं जानते थे, ज़्यादा पहले का बता रहे हैं, उन लोग ज़्यादा रोड वगैरह पे नहीं निकले थे, तो उनको आइडिया नहीं है रोड क्रॉस करना, थोड़ा रूल्स वगैरह वो नहीं जानते थे, तो सबसे ज़्यादा उनका एक्सीडेंट हुआ है। हालांकि ये तो अपार्ट आ गया से आउट ऑफ द टॉपिक आ गया, पर यहाँ पे बात आता है कि अब वैसे ही अभी भी जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, जब रूम में घुसे, बोल रहे उनके बाउंड्री में घुसे, फॉरेस्ट एरिया में घुसे, तो ट्राइबल वुमेन जो पहले अब लकड़ी काट के अपना घर चलाती थी, तो वो लकड़ी पे उनका रोक लग गया, अब वो नहीं कर सकती। अब उस पर कोई जैसे कंपनी है, कंपनी का ओनर है, बोलेगा कि अब ये लकड़ी काट के वो बेचेंगे, ठीक है, कमर्शलाइजेशन हो जा रहा है, तो वो वुमेन कहाँ जाएंगी, अपना लाइवली घर पर कैसे चलाएंगे? तो वो क्या करेगी? वो बाहर जाएंगी ना, बाहर निकलेगी काम की तलाश में। तो ये ग्लोबलाइजेशन एक अच्छा चीज़ भी लेके आया है और ख़राब चीज़ भी लेके आया है वुमेन के लाइफ में। और यहाँ पे हम होलिस्टिक वे में वुमेन के लाइफ से ही समझ रहे हैं, वुमेन के लाइफ पे क्या क्या इम्पैक्ट लेके आ रहा है।
ठीक है। दूसरा हमारा आता है एग्रीकल्चर में भी ग्लोबलाइजेशन का बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जैसे बाहर से पहले तो हमारे मान लीजिए कि हम हमारे भारत से ही कोई सामान आ रहा है, खेत पे बन रहा है और बिक्री विक्री हो रहा है, पर जब बाहर से भी कुछ आने लगा गया तो प्राइस बहुत फ्लक्चुएट होने लगा कि आपका कम दाम में ही हमको लेना पड़ेगा क्योंकि हम बाहर से नहीं खरीद लेंगे। तो इस प्राइस फ्लक्चुएशन के कारण भी वुमेन को बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। इसके बाद हमारा आता है फेमिनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर फोर्स। देखिए फेमिनाइजेशन का मतलब क्या होता है, अगर काम में आप किसी एम्प्लॉयमेंट में अगर वुमेन को इंट्रोड्यूस करते हैं, वुमेन को वर्क दे रहे हैं, वुमेन को भी काम दे रहे हैं, तो ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फेमिनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। और लेबर फोर्स में अगर आप लेबर के काम में भी अगर वुमेन को दे रहे हैं तो ये फेमिनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर फोर्स, इसका डेफिनेशन यही बनेगा। जब ज़्यादा वुमेन ज्वाइन करती हैं वर्क फोर्स को, ठीक है, तो दो डेवलपमेंट होता है, दो नया चेंजेस आता है, मतलब बोल सकते हैं वुमेन का क्राउड बढ़ता है, वुमेन का भीड़ बढ़ता है, काम में आपको वुमेन बहुत ज़्यादा दिखेंगी। ठीक है। उसके बाद पर यहाँ पे वुमेन ज़्यादा दिखती तो है, पर आप वुमेन को ना एक ऑर्गेनाइज्ड वर्क नहीं देते हैं। वुमेन का काम बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है और बहुत प्रिकैरियस होता है, मतलब डेंजरस टाइप होता है, मतलब नॉट सेफ। प्रिकैरियस मतलब जो सुरक्षित नहीं होगा उनके लिए, ऐसा नहीं। बाहर निकलती है बहुत, जैसे आज भी है कि बहुत सारे वुमेन लोग बाहर निकलती है तो पेरेंट्स का ना दिल पे ही हाथ रहता है कि बस घर पे वापस ठीक से आ जाए। डरते हैं, डर रहता है, सबके मन में डर रहता है। आप कितने भी लिबरल हो पर आपके मन में डर रहता है, हम लोग के भी मन में डर रहता है। तो थोड़ा डर रहता है इसलिए क्योंकि उनका काम उनके लिए सेफ़ नहीं मिलता है। और जितने देखिए अगर आप बड़े पोस्ट पे हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, तो हो सकता है आपको बहुत सारे कंपनी हैं जो सिक्योरिटी के लिए कार्ड दे देती है, या फिर वो अपने सेफ तरीक़े से आती हैं, कार से आती हैं, या फिर टाइम पे आती हैं। पर कुछ लोग ऐसी हैं जो लेबर में काम कर रही है, नीचे में उनका कोई सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी निकलना पड़ता है, कभी भी आ जाना पड़ता है, पैदल निकल जाती, रात में आ जाती हैं। तो उनको ना ये एक जॉब अपॉर्चुनिटी ना प्रॉब्लम भी लेके आता है। मतलब देखिए आपका ओवरऑल चैप्टर में है ये कि जॉब तो मिला है, एम्प्लॉयमेंट तो मिला है, पर इस एम्प्लॉयमेंट में भी बहुत सारा चैलेंजेस हैं, इश्यूज़ हैं। अब पूरा सब चीज़ सुधर नहीं गया और यही इश्यूज़ को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। तो फेमिनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पहले आपसे ये पूछा जा सकता है कि फेमिनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है और इसके कारण वुमेन के लाइफ में क्या अच्छा और क्या बुरा इम्पैक्ट आया है। तो आप बता सकते हैं कि पहले तो एक्सप्लेन करेंगे फेमिनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, कि जब एम्प्लॉयमेंट में आप वुमेन को इंट्रोड्यूस करते हो तो ये फेमिनाइजेशन है। और अगर उसमें बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम आया है तो आप बता सकते हैं कि दो डेवलपमेंट आया, जैसे जिसमें क्राउडिंग बढ़ा और वुमेन का, पर यहाँ पे जो प्रॉब्लम आया है बहुत फ्लेक्सिबल है, मतलब वुमेन का काम परमानेंट नहीं रहता, कभी भी आपको निकाल दिया जा सकता है कि आज कुछ वुमेन काम कर रही है, कल को हम बोलेंगे कि नहीं आप तो नहीं काम कर सकती हैं। तो फ्लेक्सिबल रहता है। उस फ्लेक्सिबल होने के कारण भी बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसा केस, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। बहुत सारे वुमेन का जो काम होता है ना पैच वर्क की तरह होता है। ये पैच वर्क क्या होता है, पैच वर्क बोल सकते हैं कि मतलब कभी काम किए कभी ना किए, कभी भी उनको हटाया जा सकता है, निकाला जा सकता है, और ये उनके एम्प्लॉयमेंट में इंटरप्शन लेके आता है। उनको फुल टाइम का जो जॉब होता है ना नहीं मिलता। अगर फुल टाइम का किन्हीं किन्हीं को जॉब मिलता है तो वो बहुत एक्सेप्शनल वुमेन होती हैं जिनको फुल टाइम जॉब मिलता है। देखिए ट्रांसनेशनल कंपनीज़ भी आया, बाहर से भी बहुत सारा कंपनी आया, एम्प्लॉयमेंट दिया, पर बहुत ही चीप लेबर पे लगे, मतलब बहुत कम पैसे में उनको रखा गया, बहुत फ्लेक्सिबल था, अनऑर्गेनाइज था। अनऑर्गेनाइज क्या होता है, दो सेक्टर का जॉब होता है, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जहाँ पे एक आपको फिक्स्ड बहुत अच्छा अमाउंट पैसा दिया जाता है, आपको पूरे सिक्योरिटी दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, वेज भी सही दिया जाता है, और हर बेनिफिट दिया जाता है। आपका कार का बेनिफिट, लोन का बेनिफिट, बच्चे का पढ़ाने का सब बेनिफिट। तो आपको आप किस काम में, आप कहाँ काम करें, ऑर्गेनाइज सेक्टर। एग्जाम्पल दे सकते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज्ड क्या होता है, लेबर। जैसे कि आप ईंट खोला पे काम करें, किसी फैक्ट्री में आप पीजन की तरह काम करें, लेबर की तरह काम करें, तो आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करें, आपको सारा फैसिलिटी नहीं दिया जाएगा। तो वुमेन का काम जनरली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो जाता है, मतलब मेजोरिटी का यहाँ पे बात हो रहा है। और इसीलिए ये जो पैचवर्क है ना, मतलब पैचवर्क है, फ्लेक्सिबल है, चीप है, इसी कारण विमेन के एम्प्लॉयमेंट को हम लोग बोलते हैं डाइविंग बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। डाइविंग बोर्ड क्यों बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आ सकता है कि डाइविंग बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी क्यों बोला गया है विमेन के एम्प्लॉयमेंट को। क्योंकि देखिए आपकी बुक में तो जो एक्सप्लेन किया है, मेरे अकॉर्डिंग मतलब जो समझ में आता है बताते हैं। डाइविंग बोर्ड देखिए क्या आता है। डाइविंग बोर्ड जब आप निको पार्क वगैरह गए हैं, कोई वाटर पार्क वगैरह में, कि हम लोग अपना वो लेके चढ़ते हैं ऊपर से, फिर वहाँ से स्लिप करके पानी में जाते हैं। तो या फिर आप देख सकते हैं स्विमिंग पूल होता है, बहुत ऊंचे से कुछ लोग गोता लगाते हैं, है ना। तो डाइविंग करने का जो बोर्ड होता है, जहाँ से आप कूदते हैं, जहाँ से वो जो स्विमर लोग होते हैं वो जहाँ से कूदते हैं, उस जगह को बोलते हैं डाइविंग बोर्ड। ठीक है। तो विमेन का और आप खुद सोचिए, वो इंसान स्विमर था,
फट फट सीढ़ी चढ़ के गया, ऊपर गया और 2 मिनट में कूद गया, 2 मिनट में नीचे आ गया। कितना देर वो ऊपर रहा? थोड़ी देर रहा। वैसे ही विमेन का जो एम्प्लॉयमेंट है ना, डाइविंग बोर्ड की तरह, मतलब ऊपर तो चढ़ जाती है विमेन, पर कितनी देर स्टे करती है? बस थोड़ी देर में जस्ट नीचे आ जाती है। तो विमेन का एम्प्लॉयमेंट किस तरह से है? डाइविंग बोर्ड की तरह है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको आंसर दे सकते हैं। आज थोड़ी देर के लिए रहती हैं, मतलब अगर और इसको अगर होलिस्टिक वे में समरी में शॉर्टली डिस्क्राइब किया जाए तो विमेन फेमिनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है? फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ाना, विमेन का जो रेट है, मतलब नंबर ऑफ विमेंस आपकी कंपनी में बढ़ना। वो दूसरा है कि मेल मेंबर का स्टैग्नेशन है ना, यही फॉल होना, फॉल स्टैग्नेशन दोनों ही लिखा आपके बुक में, तो मतलब या तो रुक जाना और या फिर फॉल होना। मतलब फॉल कब होगा? देखिए, अगर आप ऊपर जाएंगे तो ऑब्वियसली, मतलब अगर एक कॉमन बैलेंस का बात किया जाए तो अगर आप ऊपर जाएंगे तो एक चीज़ तो नीचे आ ही जाएगा ना। तो वैसे अगर वुमेन का एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा तो मैन का तो धीरे धीरे कम हो ही जाएगा। तो ये फॉल तो नहीं बोलना चाहिए, पर आपके बुक में दिया है फॉल या और स्टैग्नेशन मेल लेबर का। और ये दूसरा है आता है कि लेबर ऑप्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो इनफॉर्मल रहता है, पार्ट टाइम होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल होता है। कॉन्ट्रैक्चुअल होता है कि कभी किए कभी ना किए, कॉन्ट्रैक्ट मतलब ना कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, कभी भी इनको निकाला जा सकता है। और कुछ काम होता है होम बेस्ड होता है, मतलब उनको फैक्ट्री में नहीं आना पड़ता है, घर पे वो काम करती हैं, कुछ सामान लेके जाती हैं घर पे, जैसे कि बटन को टाकना, अगर शर्ट बन रहा है तो, या फिर राखी बन रहा है तो राखी बनाना, और कुछ भी चीज़ छोटा मोटा चीज़, साड़ी में फॉल्स लगाना, ये मतलब, या कुछ प्रिंट चिपकाना, कुछ काम होता है जो घर पे लेके आती है सामान, और उसके लिए उनको बहुत कम चार्ज किया जाता है, कम चार्ज दिया जाता है। उसके बाद हमारा आता है मार्जिनलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन। देखिए, मार्जिनलाइजेशन हम पहले ही बताए थे, जब बहुत ही किसी को लेस इंपॉर्टेंट देते हैं ना, बहुत ही बाउंड्री पे रखते हैं, मार्जिन रखते हैं, तो वही मार्जिन पे आकर किसी को आप रखेंगे। मान लीजिए कोई बॉर्डर पे है, एक कार है, या फिर एक ठेला है, जिस ठेला में जाते हैं ना, ठेला में ईंटा वीटा रख के जाते हैं, ठेला बैठा हुआ है कोई, तो मतलब एकदम बाउंड्री पे है। मान लीजिए छत पे है, छत पे जो बाउंड्री पे रहे हैं, अगर हल्का भी थोड़ा धक्का जाता तो सबसे ज़्यादा खतरा किसको होगा? बाउंड्री पे रहने वाला को। उसको लेस इंपॉर्टेंट रखें, आप अंदर ही नहीं घुसने दे रहे, बाउंड्री पे रखें। वही बात वापस फिर रिपीट हो जाएगा, इसलिए छोड़िए उसको, बार नहीं बोलते। ग्लोबलाइजेशन, मार्जिनलाइजेशन वो होता है जब आप किसी को लेस इंपॉर्टेंट है, तो इस मार्जिनलाइजेशन वाला फेस भी प्रॉब्लम फेस करती हैं विमेन। और इनफॉर्मलाइजेशन वो होता है कि इसको मतलब ना बोल सकते हैं कि उसके काम को ना उतना ना ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं देखते हैं। इनफॉर्मली आप जस्ट, एक होता है फॉर्मल काम करना, आप आते हैं टाइमली, प्रोफेशनली आप किसी को, कोई अगर बड़े पोस्ट पे है तो उनको फॉर्मली आप रखते हैं, उनको सब कुछ सिक्योरिटी देते हैं, सारा मतलब जो उनको पोस्ट में जो देना चाहिए सब कुछ देते हैं। और एक तो इनफॉर्मल वर्क को हाँ कभी किए कभी ना किए, कभी निकालना मन को निकाल दिए, कभी छुट्टी देना छुट्टी दे दिए तो दिए, मतलब एकदम इनफॉर्मल वे में, कोई फॉर्मेलिटी, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं। तो ये ग्लोबलाइजेशन है ना, दो पॉसिबिलिटी, दो ग्लोबलाइजेशन, देखिए इकोनॉमी को तो ग्रोथ किया ग्लोबलाइजेशन, पर विमेन के लाइफ में ना दो पॉसिबिलिटी लेके आ गया, जिसके कारण विमेन का बहुत एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ा। पहला कि उनको बहुत एम्प्लॉयमेंट तो मिला, पर उनको खटवाया भी जा रहा है। पहले तो देखिए खटवाया नहीं जाता था, पहले तो घर पर काम करती थी, ठीक है, पर अब उनको हम काम तो दे रहे हैं, पर काम दे रहे हैं उसके लिए क्या, अपना ही फ़ायदा दे रहे हैं, देख रहे हैं ना, काम दे रहे हैं पर बहुत कम पैसा में काम दे रहे हैं, उनको ऑर्गेनाइज वे में काम नहीं दे रहे हैं। मतलब ऑर्गेनाइज करके नहीं कि हाँ आपको, एक होता है ना कि आप जैसे ऑर्गेनाइज में क्या हो जाएगा आपकी, आप जब जॉब छोड़ेंगी, आप कुछ दिन काम करेंगी तभी तो आप जॉब छोड़ेंगे, तो आपको हम वो देते हैं ना, जब काम छोड़ते हैं तो किसी का इतना दिन का काम करे हुए रिटायरमेंट पैसा देते हैं ना, तो जब कुछ दिन के लिए काम करेंगी, अब वो कभी भी निकाला जा सकता है, कभी भी आप निकाल दे रहे, कुछ दिन आप यहाँ काम करें, फिर आपको वहाँ से निकाल दिया जा रहा है, फिर आप कहीं और फैक्ट्री में काम करिए, फिर किसी और कंपनी में, तो आप तो सिक्योर बहुत लंबे टाइम तक काम नहीं करें, तो क्या आपको जब आप जॉब छोड़ती हैं, 5 साल आप कहीं काम करती हैं अलग अलग कंपनी में, एक साल करके, तो क्या आपको लगता है कि आप जब जॉब छोड़ेंगे तो आपको पैसा दिया जाएगा? वैसा नहीं दिया जाएगा। तो एक ऑर्गेनाइज वे में उनको काम नहीं दिया जाता है, ये प्रॉब्लम आता है। दूसरा जब आता है कि जिनके कारण उनको ना माइग्रेट करना पड़ता है, जैसे रूरल एरिया में कोई काम करती हैं तो क्या सोचती हैं कि शायद अर्बन एरिया में जाएंगे, शहर में जाएंगे तो शहर में को काम मिलेगा, थोड़ा मेरा पैसा मिलेगा, पर शहर में आने के बाद ही उनका ना प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं हो जाता, या प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, उनका प्रॉब्लम और बढ़ जाता है। क्या क्या प्रॉब्लम बढ़ जाता है ये हम देखेंगे कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो उनको पता नहीं होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक विमेन है, केस स्टडी लेके देखिए, एक विमेन है, गांव से जाती है शहर में जाती है, तो क्या उनके पास कोई ज़्यादा पेपर्स वगैरह नहीं होता, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है, तो मतलब उनको घर मिलने में प्रॉब्लम आता है, फिर बहुत सारा प्रॉब्लम आता है कि उनको काम नहीं दिया जाता है, और
उनको पैसा भी देने में दिक्कत आता है, उनको घर खोजना पड़ता है, घर वैसा नहीं दिया जाता है कि कंपनी की तरफ से जॉब नहीं दिया जाए, कंपनी की तरफ से घर नहीं दिया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो वर्क डोमेस्टिक वर्क में जुड़ जाती हैं, और डोमेस्टिक वर्क में भी उनके साथ मतलब वायलेंस ही होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसा केस होता है, जो हम पिछले वाले वीडियो में सब डिस्कस कर चुके हैं। तो आप बहुत सारे अपने आसपास एग्जाम्पल्स हैं, आप डाल सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम ये मार्जिनलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन दोनों मिलके कुछ पॉसिबिलिटीज़ लेके आता है वुमेन के एक्सप्लॉयटेशन में ही। इसी कारण वुमेन के वर्कफोर्स में भी जो बोल सकते हैं कि ये सारा जो प्रॉब्लम आया, कम पैसा देना या फिर उनको सिक्योरिटी कम देना, ये सारा उनके लाइफ में एक मार्जिनलाइजेशन लेके आता है। मतलब उनको उसके कारण लेस इंपॉर्टेंट समझा जाता है, और इनको इनफॉर्मल सेक्टर में इनका रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि कोई बोले, उसमें पिछले वाली वीडियो में बताया था ना कि ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में फीमेल ज़्यादा है और ऑर्गेनाइज सेक्टर में मेल ज़्यादा है। तो इसमें जो इनफॉर्मल सेक्टर है ना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बता सकते हैं इनफॉर्मल सेक्टर की तरह, इसमें वुमेन ज़्यादा होती हैं। मतलब लेबर वेबर का काम में वुमेन ज़्यादा रहती हैं। आप बड़े पोस्ट पे, कितने बड़े पोस्ट पे ज़्यादा वुमेन को देखते हैं, बहुत कम ही देखिएगा कि किसी बड़े पोस्ट में। पिछले वाले चैप्टर में डाटा शेयर किया ही हुआ है कि एक मतलब कानून बनाना पड़ गया कि जो बोर्ड मेंबर्स में एक वीमेन मेंबर को रखना पड़ेगा। फिर भी उसमें से बहुत सारे कंपनी ऐसे भी रह गए जो उनको फ़ाइन देना पड़ा, मतलब उन पेनल्टी लगे, क्योंकि वो वीमेन को नहीं रखे थे। मतलब एक बोर्ड मेंबर में, एक हायर पोस्ट में एक वीमेन को नहीं रखे थे वो। उसके बाद हमारा आता है सेक्सुअल हैरेसमेंट इन द वर्क प्लेस। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वुमेन के लाइफ में। एक तो वर्क, कम पैसा, सिक्योरिटी नहीं, सब कुछ देख रही हैं। सिक्योरिटी मतलब लाइक कि पैसा का, घर वर का सुविधा कुछ नहीं मिल रहा उनको। सब कहाँ रहेंगी, कहाँ शहर आके भी कहाँ रहेंगी उनको नहीं पता है, और जहाँ रहेंगी उनके वहाँ पे वो सेफ़ रहेंगी कि नहीं वो भी नहीं पता है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है सेक्सुअल हैरेसमेंट वाला केस। तो इससे तो हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, हर कोई सब देखते ही, और सबको पता है कि वुमेन को फेस करना पड़ता है। और देखिए, इसमें बस वुमेन ही नहीं है, हालांकि इस आपके चैप्टर में तो वुमेन पे ज़्यादा फोकस किया गया, पर वुमेन ही नहीं है, सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसा केस मैन भी सफ़र करते हैं। हो सकता है बहुत कम हो, पर करते हैं, हर जगह करते हैं। उसके बाद आता है हमारा कि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सेफ्टी तो लेके आता ही है, सेफ्टी को तो चैलेंज करता ही है, और वुमेन के ना रिस्पेक्ट को भी हर्ट करता है, डिग्निटी को भी हर्ट करता है। और तीसरा नहीं ऐड किया, आपके बुक में नहीं था, कि एक ना मेंटल ट्रॉमा भी देता है। जिस वुमेन के साथ होता है ना, वो लगता है कि थोड़ा सा टच ही तो है, क्या फ़र्क पड़ जाता है, टच ही तो है, कुछ ऐसा कुछ तो हो नहीं जाता। उनको थोड़ी हम कोई कि ऐसा, मान लीजिए आप किसी एक मेल मेंबर है, किसी फीमेल को टच कर दिया, पीठ टच कर दी, अनकंफर्टेबली टच कर दिया, तो बोले तो उसको टच करने से थोड़ी वहाँ का स्किन चला गया, स्किन थोड़ी उखड़ के चल जाएगा। पर वो टच जो दिमाग पे असर पड़ता है ना, फिजिकल पेन से ज़्यादा ना मेंटल पेन होता है, बहुत गंदा असर देता है। मतलब कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि क्या सदमा लगता है, भूला मतलब बार बार लगता है, जैसे है ना कि उस जगह को क्या किया जाए, कि बार बार मतलब वो जगह पे लगता है ना, जैसे छिपकली नहीं गिर जाती है, हम बता रहे सीरियसली ऐसा होता है। छिपकली गिर जाती है तो कुछ देर तक लगता है ना कि वहाँ पे गिरी हुई है, वहाँ पे कुछ है, वहाँ पे कुछ है, पैसा लगता है किसी का अनकंफर्टेबल टच कराना। तो जो जिसकी पर बीतता है ना, बस वही समझ पाता है। तो ये नहीं करना चाहिए किसी को भी, ये गलत है, अनकंफर्टेबली किसी को अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना चाहिए। तो चलिए आपके बुक में पढ़ते हैं, जो बुक में टॉपिक है, टॉपिक पे आते हैं। ये जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है ना, ये एक तरह से दिखाता है ना कि मेल के पावर को दिखाना वुमेन के ऊपर, कि अगर आप घर से बाहर निकली है ना, तो बहुत लोग मिथ मान के रखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में है आपका, कि अगर वो घर से बाहर निकली है तो इतना तो वो फेस कर ही लेंगी, या फिर इतना तो वो मान के रखी हैं कि ये तो होंगे ही, ये तो हो सकता है, मतलब अपना मेल सुपरियॉरिटी दिखाना। और कभी कभी कुछ लोग तो पनिशमेंट भी देते हैं कि जब तुम बाहर निकली हो तो भोगो, तुमको सज़ा मिलेगा। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि जो हमारा सोसाइटल नॉर्म्स है, जो पैट्रियार्की है, जो पुरुष प्रधान चीज़ है, इसको चैलेंज करती है। जो विमेन काम बाहर करने जाती हैं तो इस पैट्रियार्कल सोच पे ना थप्पड़ लगा के निकलती है घर से। और वो जब थप्पड़ लगता है ना पैट्रियार्कल सोच वाले लोगों को, तो उनको बर्दाश्त नहीं होता है, और ये बर्दाश्त नहीं होने के कारण वो ये भी इस सोच रखते हैं कि हाँ, उनको इस बात का सज़ा दिया जाए, सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसा कि उस लोग इस धारणा से भी करते हैं। और ये वुमेन ना हर दिन लाइफ में फेस करती हैं। एक था केस कि ना, मेरे को ठीक से याद नहीं है, जिसमें एक फीमेल होती हैं जो भी एक भीड़ में, कुछ बहुत सारी लड़कियां रहती है, बहुत सारी वुमेन होती है, उसमें से पूछती है ना इस भीड़ में कि आप लोग में से ना कोई ऐसी वुमेन होंगी जिनके अभी तक से एंटायर लाइफ में ना कभी वो सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसा केस वो फेस ना की हो, तो वो हाथ उठाइएगा। और उस भीड़ में से ना एक भी हाथ नहीं उठता है,
एक भी हाथ नहीं उठता है, मतलब वो बोल सकते हैं हज़ारों का वीमेन का ग्रुप होगा, उसमें कुछ डिबेट चला, कुछ होगा प्रोग्राम वगैरह, हमको ठीक से याद नहीं है, पर उसमें एक भी वीमेन हाथ नहीं उठाती है। ये सबसे ज़्यादा डाटा है कि विमेन अपने लाइफ में हर दिन या हर कुछ दिन पे फेस करती ही हैं ईव टीजिंग जैसा। सेक्सुअल हैरेसमेंट का क्या डेफिनेशन है हम लोग नेक्स्ट समझेंगे। ये भगवान। हाँ, ये ज़्यादा वीडियो तो कुछ कुछ है, अभी टॉपिक है अभी, तो ये इस टॉपिक को कवर करके दूसरे वीडियो में हम लेके आएंगे। दिमाग थोड़ा भी डाइवर्ट हो जाता है ना, थोड़ा सा भी, तो टॉपिक से हम भटक जाते हैं, थोड़ा भी फिर भूल जाते हैं कि क्या पढ़ा रहे रहते हैं। हाँ, तो उसके बाद हाँ, सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस तो यहीं पे डेफिनेशन दिया हुआ है। सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है, नेक्स्ट चैप्टर में ना, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एक वर्ड प्लेस है, बट मेरे को याद नहीं चैप्टर का नाम, उस चैप्टर में ना बहुत डिटेलिंग में दिया है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट विंकिंग से लेके विस्लिंग से लेके आप सीटी बजाते हैं, आँख मारते हैं, ऊपर से नीचे तक देखते हैं, सब कुछ आता है कि ये सब भी आप किसी को इस सब का हरकत से भी आप किसी को अनकम्फर्टेबल फील कराते हैं। कोई भी अनवेलकम सेक्सुअली डिटरमाइंड बिहेवियर, फिजिकली हो, फिजिकल कांटेक्ट हो, या फिर आप किसी से सेक्सुअल फेवर मांग रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर ऐसा डायरेक्ट नहीं बोलते कि हाँ मेरे को तुमसे सेक्सुअल फेवर चाहिए, ऐसा डायरेक्ट नहीं बोलते, बोलते हैं कि हाँ, अगर आप कुछ बहुत अलग तरीक़ा से भी घुमा फिरा के बोल सकते हैं, डायरेक्ट नहीं कि हाँ आपको प्रमोशन चाहिए तो ठीक है, अगर प्रमोशन चाहिए तो मूवी में देखे ही होंगे कि कैसे आते हैं, क्लोज आ जाते हैं, कंधे पे हाथ रखते हैं, आप ये पिक्चर में देख सकते हैं। तो विमेन अगर उस पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करती है तो लोग समझते हैं कि हाँ ये प्रमोशन चाहती है, उसके बदले में को सेक्सुअल फेवर देंगी। तो ये सब अगर वो है तो वो उनको मजबूरी करना पड़ता है, या फिर कुछ विमेन होती है जो अलाउ नहीं करती तो वो वर्क से हाथ धो बैठती हैं, और कुछ लोग होती हैं कि मजबूरी हो जो भी हो तो अपना डिग्निटी को हर्ट करना ही पड़ जाता है। डिग्निटी को, या तो फिर डिग्निटी होता है या तो फिर वर्क होता है, मतलब दोनों बोले ना कि बोला एक तरह से बोला था कि या तो ये आँख दो या तो फिर ये आँख दो, लेफ्ट या राइट वाला आँख दो, एक तो खोना ही पड़ जाता है। अगर आप किसी को पोर्नोग्राफी दिखा रहे हैं, मतलब उनके परमिशन के बिना, सब कुछ यहाँ पे जो भी चीज़ हो रहा है ना, ये कंसेंट के बिना हो रहा है। अगर उनके मर्जी के खिलाफ अगर आप उनको छू रहे हैं, अगर आप उनसे कुछ गलत कह रहे हैं, कुछ ऐसा जोक कर रहे हैं जो गलत है, जो थोड़ा वल्गर है, या फिर कुछ शो कर रहे हैं, कुछ अपना भी कुछ पार्ट अगर शो कर रहे हैं, या फिर मतलब वर्बली आप कुछ गाना गा रहे हैं, कुछ ऐसा जो मतलब डबल मीनिंग का गाना गा रहे हैं, डबल मीनिंग का बात कर रहे हैं, या फिर एक ऐसा हॉस्टाइल इन्वायरमेंट आसपास बना रहे हैं जो जिससे विमेन को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो ये सब कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट में आता है। एक लैंडमार्क जजमेंट है, विशाखा जजमेंट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट इससे बताती हैं बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बताते हैं, कुछ गाइडलाइंस दिए रखे हैं कि किस किस चीज़ को हम सेक्सुअल हैरेसमेंट में लेके आएंगे, और अगर ऐसा कोई करता है तो उस पर क्या क्या एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, पहला गाइडलाइन क्या है, सुप्रीम कोर्ट पहले तो बताए हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या क्या, किस किस काम को हम सेक्सुअल हैरेसमेंट में कंसिडर करेंगे। और ये सेक्सुअल हैरेसमेंट एक तरह से ह्यूमन का ना बेसिक राइट को छीनना है, एक विमेन का अधिकार है, अब बेसिक राइट है उसका कि वो डिग्निटी से जिए, और आप किसी को अगर सेक्सुअली हैरेस कर रहे हैं मतलब आप उसके जीने का अधिकार को छीन रहे हैं, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स को आप छीन रहे हैं। कुछ गाइडलाइंस जो दे रखी हैं कि आप किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं और उसको सुधार सकते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट कहीं अगर हो रहा है तो। वीडियो कटेगा ना, वीडियो कट ही जाएगा, सच्ची बता रहे, कर ही लेते हैं कंप्लीट। 33 हो गया, अब कर ही लेते हैं और टाइम भी नहीं है, वरना फिर दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। सेक्सुअल हैरेसमेंट इन द वर्क प्लेस, गाइडलाइंस क्या देखिए, गाइडलाइंस याद रख लीजिएगा, 5 गाइडलाइंस है, ये आप कोट कर ही दीजिएगा, विशाखा लैंडमार्क जजमेंट भी दे दीजिएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कुछ कुछ पॉइंट बता रहे ना, कुछ कुछ पॉइंट आपको बस हाईलाइन नोट करके याद रखिएगा, वही चीज़ आपको एग्जाम में याद भी रहेगा। पहला आता है क्या कि एम्प्लॉयर्स का सारे एम्प्लॉयर्स का ड्यूटी है कि वो एटमॉस्फेयर को सही बना के रखें, सेफ बना के रखें, ऐसा कुछ ना करें। लाइक मान लीजिए आप 4 लड़के बैठे हुए हैं, 4 लड़के बैठ के, जनरली हम लोग अपने क्लोज फ्रेंड के साथ होते हैं, ग्रुप में होते हैं तो कुछ डिस्कशन करते ही हैं, या फिर वुमेन भी होती हैं तो आपस में कुछ मजाक वगैरह करती हैं, कुछ मेल मेंबर भी होते करते हैं, बट आप कर रहे हैं। पर वहाँ से अगर वहाँ पे आप देखते हैं कि कोई फीमेल मेंबर भी हैं, आपकी एम्प्लॉय हैं, आपकी कलीग हैं, बैठती हैं, तो आपका एक डिसेंट काम क्या होता है, आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या उस टॉपिक को बंद कर दीजिए। ये नहीं ना कि आप जो तो बोले जा रहे हैं, अगर आप फिर भी आप डिस्कशन कर रहे हैं तो मतलब आप एक गंदा इन्वायरमेंट बना रहे हैं, एटमॉस्फेयर को आप गंदा कर रहे हैं, उनको वो सब बात सुन के खराब फील हो सकता है, तो आपको ये चीज़ नहीं करना चाहिए। पहला दूसरा बात ये आता है, या कोई भी कंप्लेंट लेके जाता है
किसी विमेन के साथ ऐसा वो फेस करती हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसा कि, तो उसको सुधारा जाए, उस कंप्लेंट पे ध्यान दिया जाए, एक कंप्लेंट सुनने के लिए कमेटी तैयार किया जाए, एक ग्रुप ऑफ पीपल हो जो जो कमेटी की तरह हो, और वो उनके मतलब अब मान लीजिए हम किसी कंपनी में काम करते हैं, मेरे साथ ऐसा कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसा केस होता है, हम फेस करते हैं कोई मेरे साथ, तो हम किसके पास जाएंगे, हम किसको जाके बोलेंगे? एक कमेटी होना चाहिए ना, एक ग्रुप होना, जैसे कि हमारे पास अभी है ना, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जो हम अपना प्रॉब्लम लेके जाते हैं, वैसे एक कमेटी होना चाहिए जिसके पास वो प्रॉब्लम लेके जा सके विमेन। और वो मेंबर की जो कमेटी हो उसमें कम से कम 50% विमेन होनी चाहिए। मतलब अगर 5 मेंबर है उस कमेटी में, 6 मेंबर है कमेटी में, 5 मेंबर को कैसे आधा करें? अगर 6 मेंबर है उस कमेटी में तो कम से कम 3 मेंबर विमेन होनी चाहिए। उसके बाद पर एक उसकी जो चेयरपर्सन होंगे, उस कमेटी के जो चेयरपर्सन होंगे वो विमेन होनी चाहिए। और एक मेंबर ऐसा होना चाहिए जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से हो, जो बाहर का हो, मतलब उस कंपनी का ना हो, वो सोशल वर्क से एसोसिएटेड हो। ठीक है, ये 5 गाइडलाइंस है, याद रखिएगा। उसके बाद कुछ एम्प्लॉयज़ के लिए भी कुछ स्टेप्स बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला जाता है कि एक एम्प्लॉयज़ को, एक कंपनी के एम्प्लॉय को भी एक होता है ना कि आपका सब कुछ आपको सरकार नहीं दे सकता ना, मतलब आपको फंडामेंटल राइट्स दे सकता है, पर आपका डीपीएसपी तो है, डायरेक्टिव, मतलब आप डायरेक्टिव बोल रहे, डीपीएसपी बोल रहे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी तो है। आप राइट्स को अगर देख रहे हैं कि हाँ ये दे रखा है, तो पर आप अपना ड्यूटी भी तो निभाइए। तो कि एम्प्लॉयज़ का भी ड्यूटी, कंपनी तो दे रहा है, कमेटी बना दे रहा है, कमेटी एक सब कुछ एक इन्वायरमेंट दे रहा है, सब कुछ कर दे रहा है, पर आपका भी तो कुछ हक बनता है ना, आपका भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो एक एम्प्लॉयर्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसा हाँ, एम्प्लॉयर्स लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी प्रॉब्लम वगैरह आ रहा है ना, एम्प्लॉयर और हम जो मीटिंग होता है, इस मीटिंग में इस मुद्दे को भी उठाया जाए, उनको दिया जाए कि ये इस मैटर अवेयर हो पाए लोग कि हाँ, एक मेंबर भी है, एक कमेटी भी है, कुछ लोग अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो मेरा नाम जा सकता है। मतलब इस मतलब अवेयर करा जाए, लोगों को भी पता हो, विमेन को भी पता हो कि ऐसा हाँ आपके साथ कुछ होता है तो एक है आपके लिए है बना हुआ कमेटी, इस कंपनी में ही आप उनके पास जाके अपना ग्रीवांसेस रख सकती हैं। ठीक है, ये जो भी अवेयरनेस है सबके पास पता हो, वो डिस्प्ले किया जाए। मतलब हो सकता है बाहर में कहीं चार्ट वगैरह हो तो वहाँ पे लिखा हो, कमेटी मेंबर का नाम लिखा हो या फिर उनका नंबर लिखा हो या हेल्पलाइन नंबर हो कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप इस जगह पे कॉल करके आप बता सकती हैं। जी, जिसमें थर्ड पॉइंट में हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल के बारे में बता दिया है। एम्प्लॉयज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोई भी कि वो जो भी एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसी है उसको ध्यान पे रखे, उसके अनुसार ही काम करे। ऐसा नहीं है कि उसका जो मन में आ रहा है वो काम करे अपने पावर। ये सबके लिए, एक छोटे पोस्ट से लेके एक हायर पोस्ट वाले तक सबके लिए ये एक सेम रूल होगा। उसके बाद हमारा आता है कि जो भी कमेटी के मेंबर है जो रूल बना रखे हैं उस रूल के अनुसार अगर कोई भी फीमेल मेंबर या कोई भी मेंबर अगर अपना केस लेके जाते हैं, ग्रीवांसेस लेके जाते हैं, कंप्लेंट लेके जाते हैं, तो उस पर सही से इन्वेस्टिगेट करें, उस पर बात करें, काउंसलिंग करें और उसको सॉल्व करें। ये नहीं कि मतलब कुछ मूवी में बड़ा अजीब लगता था, कुछ सॉल्व के नाम पर यहीं तक रहने देते हैं। सॉल्व के नाम पे क्या करते थे कि हाँ तुम अगर मेरी बहन के साथ रेप कर दी तो तुमको उससे शादी करना पड़ेगा। पता नहीं कैसा सोल्यूशन था, किसको सज़ा दिया जा रहा है हमको समझ नहीं आता था, रेपिस्ट को कि विक्टिम को। तो ऐसा सोल्यूशन ना निकाला जाए, सोल्यूशन का मतलब एक सही पेनल्टी दिया जाए। और नेक्स्ट हमारा कुछ चैप्टर्स है जिसमें होगा एसिड अटैक जैसा कंसेप्ट है, बहुत सारी चीज़ें बताने को तो बताएंगे। चैप्टर यहाँ पे टॉपिक यहीं पे रखेंगे, नेक्स्ट आएगा। पहले तो हम फ़ोन चार्ज करेंगे, उसके बाद कुछ टॉपिक है 1 2 3 अभी है कुछ तो रखेंगे। फ़िलहाल रिजॉल्व केसेस का मतलब है कि बहुत ही अच्छे से रिजॉल्व किया जाए, कि ये नहीं कि नेगोशिएशन करा दिया जाए छोटा मोटा में, कि एक ऐसा सज़ा दिया जाए कि दूसरे बार कोई अगर ऐसा स्टेप करे तो डरे। मतलब अच्छा सज़ा दिया जाए, उसको कंपनी से आप निकाल दीजिए या फिर उस पर फ़ाइन दीजिए या कुछ भी कीजिए। एक विमेन को ऐसा होना चाहिए कि विमेन सेफ फील करें, ये ना कि विमेन को ही आप निकाल दे रहे हैं। कुछ केस स्टडीज़ है आपकी बुक में, आप पढ़ लीजिएगा और या बोलिएगा तो फिर हम डिस्कस कर देंगे, जिसमें बस यही बताते हैं कि एक विमेन आती है, विमेन बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करती है पर उनका कोई कंप्लेंट सुनता नहीं है और फाइनली उनको लास्ट में उनको ही अपना जॉब छोड़ के कहीं और जॉब ट्राई करना पड़ता है। तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।